नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डॉग थीम वाले टोकन शिबा इनू के डेवलपर्स ने अपनी कम्युनिटी को शिबेरियम के अगले बीटा रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक अपडेट पोस्ट किया है कि एक लेयर 2 नेटवर्क इथेरियम मेनट के टॉप पर चलेगा। घोषणा में शिप डेवलपर्स ने लेयर 2 ब्लॉकचेन्स के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि शिबेरियम को एक टूल प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया जा रहा है ताकि कम्युनिटी को प्रोजेक्ट बनाने और ग्रो करने और इसके फाउंडर के दृष्टिकोण को पूरा करने की अनुमति मिल सके। जबकि कुछ का मानना है कि शिबेरियम बनाना मीम कॉइन की कीमत बढ़ाने का एक तरीका है। हालांकि डेवलपर्स ने नोट किया है कि ये लक्ष्य नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी ने एनएफटी ट्रांजैक्शंस के टैक्सेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ब्लॉकचेन गेम से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अथॉरिटी ने इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने के लिए एक सिंप्लीफाइड मेथड की पेशकश करते हुए दिशा निर्देश पब्लिश किए हैं, जो न्यूमरस और फ्रीक्वेंट हैं। एनटीए ने कहा है कि इन गेम करेंसी एक्वायर और इस्तेमाल की जाती है और हर एक ट्रांजैक्शन का इवैल्यूएशन करना मुश्किल है। इनमें यह भी मेंशन किया गया है कि अगर गेम के बाहर एसेट का एक्सचेंज नहीं किया जाता है तो टैक्सेशन लागू नहीं होता है। एनएफटी के टैक्सेशन के संबंध में क्लैरिटी की कुछ कमी है और स्पेस में इन्वेस्टर्स एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन पर अधिक डिटेल्स चाहते हैं। फिर भी इन्वेस्टर्स अब जानते हैं कि अगर एनएफटी किसी अन्य पार्टी को बेची जाती है तो टैक्स लागू होता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। बैंक ऑफ थाईलैंड ने पहली बार वर्चुअल बैंक्स को देश में संचालित करने की अनुमति देने की योजना का खुलासा किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि फाइनेंशियल फर्म्स 2025 तक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगी। सेंट्रल बैंक द्वारा पब्लिश्ड वर्चुअल बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि एप्लीकेशंस 2023 में अवेलेबल होंगे, जिससे वर्चुअल बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स के रूप में कार्य कर सकेंगे। ये कदम बढ़ती कंपटीशन और थाईलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बैंक ऑफ थाईलैंड 2024 तक इंटरेस्टेड कंपनीज के लिए 3 अलग-अलग लाइसेंस जारी करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 10 पार्टी अनुमति देने में रुचि रखती हैं। वर्चुअल बैंक्स के लिए रेगुलेशंस और सुपरविजन वही होंगे जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक्स के लिए है। इसके अलावा क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को कुछ जरूरतों को पूरा करने की जरूरत होगी। कॉइन टेलीग्राफ ने बताया कि थाईलैंड ने हाल ही में देश में मोबाइल पेमेंट्स, ई-कॉमर्स और क्रिप्टो करेंसीज की मांग में फास्ट ग्रोथ के बीच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हंगरी के साथ एक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट किया है। देश ने 2022 में कई क्रिप्टो रिलेटेड डेवलपमेंट्स देखे हैं, जिसमें लगभग 10,000 यूजर्स के लिए एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट करने की योजना भी शामिल है। एनालिटिक्स कंपनी चेन एनालिसिस द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में थाईलैंड 8वें स्थान पर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तंजानिया के सेंट्रल बैंक का कहना है कि ये अभी भी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत पर विचार कर रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बाधा डालने वाली कई चैलेंजेस को खोजने के बाद फेस्ड, कॉशियस और रिस्क बेस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। द बैंक ऑफ तंजानिया के 14 जनवरी के पब्लिक नोटिस के मुताबिक 2021 में संभावित सीबीडीसी रोल आउट की घोषणा के बाद से ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ने सीबीडीसी के रिस्क्स और बेनिफिट्स का पता लगाने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल टीम का निर्माण किया। बैंक ने खुलासा किया कि उसकी टीम ने अलग-अलग टाइप के सीबीडीसीज जारी करने और मैनेजमेंट के लिए मॉडल्स और सीबीडीसी को टोकन बेस्ड या अकाउंट बेस्ड होना चाहिए या नहीं, इस पर रिसर्च किया है। सेंट्रल बैंक ने नोट किया कि कम से कम 4 देशों ने सार्वजनिक रूप से सीबीडीसी अडॉप्शन प्लान्स को रद्द कर दिया है, जबकि दूसरे 6 इम्प्लीमेंटेशन फेज में स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से डिजिटल करेंसी से दूर हो गए हैं। बैंक ने कहा है कि इन चैलेंजेस में से कुछ हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, डोमिनेंस ऑफ कैश, इनएफिशिएंट पेमेंट सिस्टम और एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को बाधित करने का जोखिम था। ओवर टू यू संदीप। गूगल एड सर्च रिजल्ट के जरिए गलती से मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद एक एनएफटी इन्फ्लुएंसर ने नॉन फंजिबल टोकन्स और क्रिप्टो में अपने नेटवर्थ की लाइफ चेंजिंग अमाउंट को खो देने का दावा किया है।
ट्विटर पर एनएफटी गॉड के रूप में जाने जाने वाले सीडो एनोनिमस इन्फ्लुएंसर ने 14 जनवरी को ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट की, जिसमें बताया गया कि कैसे उनकी इंटायर डिजिटल लाइवलीहुड पर हमला हुआ, जिसमें उनके क्रिप्टो वॉलेट और कई ऑनलाइन अकाउंट्स में चोरी भी शामिल थी। एनएफटी गॉड, जिसे एलेक्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसने कहा कि उसने OBS, एक ओपन सोर्स वीडियो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, डाउनलोड करने के लिए गूगल के सर्च इंजन का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बजाय उन्होंने स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट पर क्लिक किया, जो उन्हें यह लगा कि वो वही है। एलेक्स द्वारा संचालित 2 ट्विटर अकाउंट्स पर अटैकर्स द्वारा पोस्ट किए गए फिशिंग ट्वीट्स की एक सीरीज के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैलवेयर को स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट से डाउनलोड किया गया था, साथ ही वो सॉफ्टवेयर जो हैकर चाहता था। एक परिचित के संदेश के बाद एलेक्स ने देखा कि उनके क्रिप्टो वॉलेट से भी चोरी की गई थी। अगले दिन अटैकर्स ने उनके 16,000 सब्सक्राइबर्स को फिशिंग ईमेल्स भी भेजे। तो ये थी आज की खबरें। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 TV।